हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोग का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 8। अगर आप लोगों ने पिछले 7 मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, बाकी इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप लोग को जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लो। एंड जो क्लास का लिंक है वो भी मैं आप लोग को टेलीग्राम पर जो है शेयर कर देता हूँ, तो इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करके जरूर रख लो, क्योंकि पीडीएफ भी आप लोग को उधर मिलेगी और जितने भी स्टडी मटेरियल हो गए, लाइक फॉर्मूला की पीडीएफ होगी आप लोगों की, या फिर कुछ और चीजें होंगी आप लोगों की, वो टेलीग्राम पर ही आप लोग को मिलने वाली है। देखो, आज मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम कार्ड लाइव चैनल पर एक मैराथन दी थी फिजिक्स की। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी आप लोगों को दे दिया है मैंने। ठीक है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग उस मैराथन को जाके देख लो। उसमें मैंने 100 क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं, और जो कि जो 100 क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, तो सिंपली देखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करो। टेलीग्राम पर इससे पहले वाली जो लिंक होगी, जो इस क्लास की लिंक है, उससे पहले वाली जो लिंक है वो मैराथन की है। ठीक है, बाकी मैं रीशेयर भी आप लोगों को कर दूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज की क्लास में आउट ऑफ 25 आप लोग का कितना स्कोर आई है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फॉर अ सिंपल पेंडुलम द ग्राफ बिटवीन टी स्क्वायर एंड एल वेयर टी इज द टाइम पीरियड एल इज द लेंथ इज। ओके, तो एक सरल लोलक के लिए टी स्क्वायर और एल के बीच जो आप लोगों का ग्राफ होगा, जहां टी जो है आवर्तकाल है, एल जो है लंबाई है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। देखो, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर किया करो, और लास्ट में यार एटलीस्ट इतना कर दिया करो, आउट ऑफ 25 आप लोग को कितना स्कोर है ये बता दिया करो। ठीक है, तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो आप लोग को पता है टी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी के इक्वल, मतलब टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट ऑफ एल हो जाएगा, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया। तो इधर से आप लोग को दो चीजें समझनी है। अगर आप लोगों से बोला जा रहा है टी और एल में बताओ, ओके, जैसे टी को हम लोगों ने एक्स लेट कर लिया तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एल को हम लोगों ने वाई लेट कर लिया तो इधर वाई हो जाएगा। तो ये आप लोग का क्या बन गया, एक पैराबोला की इक्वेशन बन गई। जब आप लोगों को एक्स और वाई में ग्राफ पूछा जा रहा है तो ग्राफ कैसा बनेगा, आप लोग का पैराबोलिक ग्राफ बनने वाला है, परवलयाकार बनेगा ग्राफ। समझ आया कि नहीं। बट जब हम लोग बात कर रहे हैं एक्स स्क्वायर और वाई की, तो अब इधर हम लोगों ने एक्स स्क्वायर जो है इसको क्या माना है, सिंपली टी माना है, और वाई तो वाई है। तो टी और वाई में हमें ग्राफ बताना है, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो ग्राफ निकालेंगे तो कैसा आएगा आप लोग का, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आने वाला है। तो इधर कंफ्यूज मत होना, टी स्क्वायर और एल में पूछा है तो ग्राफ कैसा होगा आप लोग का, सरल रेखा ग्राफ होने वाला है। जब टी और एल में पूछा गया है तो ग्राफ कैसा रहेगा आप लोग का, पैराबोलिक रहेगा, परवलयाकार रहेगा। समझ आया कि नहीं। तो इधर उत्तर जो हो जाएगा वो आप लोग का ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। चलें अगले क्वेश्चन पर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से ये क्वेश्चन, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। एन आयरन बॉल एंड अ वुडन बॉल ऑफ सेम रेडियस आर रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h इन वैक्यूम। अब किस में फेंकी जा रही है आप लोग की, निर्वात में फेंकी जा रही है, h ऊंचाई से फेंकी जा रही है आप लोग की, एक लोहे की गेंद और एक काठ की गेंद, वुडन बॉल। ठीक है, द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड विल बी, जो समय लगेगा इन दोनों बॉलों को पहुंचने में वो कितना होने वाला है। ठीक है, देखो समय, अगर टाइम की बात कर रहे हैं तो टी इक्वल टू क्या होता है आप लोग का, सिंपली अंडर रूट में 2h अपॉन जी के इक्वल, या फिर बोल सकते हैं टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप लोग का हाइट के। कोई दिक्कत, तो अगर हम लोग हाइट दोनों के लिए समान रख रहे हैं और निर्वात में फेंक रहे हैं, निर्वात में आप लोगों को पता है कोई भी एयर रेजिस्टेंस भी नहीं होगा। समझ आया कि नहीं। और कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है और हाइट भी समान आप लोगों को दे रखी है, तो टाइम पीरियड t1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, t2 के बराबर। दोनों एक ही समय पे नीचे तल को जो है छूने वाली हैं, या भूतल को आप लोग का छूने वाली हैं, धरती को छूने वाली हैं। समझ आया कि नहीं। तो दोनों के लिए टाइम पीरियड क्या रहेगा आप लोग का, समान रहेगा, इक्वल रहेगा। चलिए चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। द मिरर यूज्ड फॉर द हेडलाइट ऑफ कार, जो कार होती है आप लोगों की उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग में लिया जाता है। तो ये सबको पता है कि जो दर्पण प्रयोग में लिया जाता है वो कॉनकेव दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, अवतल। बट कौन सा होता है, स्पेरिकल होता है कि पैराबोलिक होता है, इधर कंफ्यूज आप लोग हो जाते हो। आप लोग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्पेरिकल लगाते हो, बट इधर स्पेरिकल नहीं, आप लोग का कुछ इस प्रकार वाला यूज किया जाता है, पैराबोलिक यूज किया जाता है। समझ आया कि नहीं। ओके, अब पैराबोलिक से क्या होता है कि एक तो आप लोगों की जो रे ऑफ, कॉनकेव से क्या होगा, रे ऑफ लाइट आप लोगों की ज्यादा फैलेंगी,
और जब हम लोग पैराबोलिक को यूज करेंगे तो रे ऑफ लाइट ज्यादा दूरी तक पहुंच पाएंगे और हमें दूरी तक ही देखना है हेडलाइट से, इसलिए हम लोग स्पेरिकल ना यूज करके पैराबोलिक का प्रयोग करते हैं। समझ आया कि नहीं? तो इधर डी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट होने वाला है। चलिए, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। आई होप आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं आप लोग को एक बार बोल देता हूँ। क्या बोला गया है? कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट, ठीक है। Which one of the following is the value of resistance between point A and B in the circuit given? एक आप लोगों को परिपथ दे रखा है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को A और B, ठीक है, A ये है आप लोग का, B ये है, इसके बीच में आप लोग का जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो किसके बराबर होने वाला है, वो आप लोग को बताना है। तो इधर अगर आप लोग देखते हो R और R किस में दे रखे हैं आप लोगों को? पैरेलल में दे रखे हैं। पैरेलल में मैंने बता रखा है आरपी इक्वल टू क्या आता है? आर वाई एन के इक्वल, जब रेजिस्टेंस आप लोग को समान दे रखा हो, प्रतिरोध आप लोग को समान दे रखा हो, तो क्या आ जाएगा इधर? आर वाई टू के इक्वल, क्योंकि दो प्रतिरोध दे रखे थे। अब ये आर वाई टू और आर किस में लगे हैं आप लोग? सीरीज में, तो आर वाई टू प्लस आर क्या आ जाएगा आप लोग का? 3R/2 के इक्वल। कोई दिक्कत? अब ये 3R/2 और आर किस में हो जाएंगे? पैरेलल में, दोनों टर्मिनल कनेक्टेड है आप लोग के, तो क्या आ गया आप लोग का? आर इक्विवेलेंट R1 इंटू R2, R1 क्या दे रखा है? 3R/2, R2 क्या दे रखा है? R, और इधर डिवाइड में R1 प्लस R2 मतलब 3R/2 प्लस R हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? 3R² और नीचे क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 5R/2 के इक्वल, तो 2 से 2 कट गया, R से एक R चला जाएगा, आंसर 3R/5 के इक्वल आ जाने वाला है। तो उत्तर क्या हो गया हम लोग का? बी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है इधर। ओके, चलिए दोस्तों, अब करते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन की बात। फिफ्थ वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोग की स्क्रीन पर। क्या बोला गया है? An optician prescribe a power -5 point diopter, the corresponding lens must be। मतलब उसने एक लेंस, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं एक आप लोगों को लेंस जो है बोला कि ये वाला लेंस यूज करो। अब वो कौन सा लेंस होगा, पर पावर आप लोगों को पता है उस लेंस की कि माइनस के 0.5 डायोप्टर है, तो बताओ वो कौन सा लेंस उसने प्रेस्क्राइब करा होगा, उसको बोला होगा यूज करने के लिए, ठीक है। तो इधर से क्या करेंगे हम लोग? फोकस दूरी निकाल लेंगे, फोकल लेंथ निकाल लेंगे, 1/p के बराबर आएगी, मतलब 1/0.5 के बराबर, पॉइंट हटाओगे 0 आ गया, क्या आ जाएगा? सिंपली आप लोग का 2 मीटर के बराबर। तो ये तो फोकस दूरी हो गई, या फिर हम लोग बोल सकते हैं फोकल लेंथ हो जाएगी, ठीक है। अब आप लोग को पावर किस में दे रखा था? नेगेटिव में, तो फोकल लेंथ भी कैसी आ गई? नेगेटिव। अब ये बताओ नेगेटिव फोकल लेंथ होती किसकी है? पहले 2 मीटर से हमें दो ऑप्शन मिल गए, एक तो ए वाला, एक सी वाला। अब इसमें से कौन सा सही होगा ये हम लोग कैसे निकालेंगे? कि ये साइन जो दे रखा है, आप लोग को पता है कॉन्वेक्स मिरर हो आप लोग का, या फिर आप लोग का लेंस हो, दोनों के ही लिए आप लोग का फोकल लेंथ क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। वहीं अगर हम लोग कॉनकेव लेंस और मिरर की बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण या लेंस की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए फोकल लेंथ या फोकस दूरी क्या होता है? ऑलवेज नेगेटिव। तो इधर क्या आया? फोकल लेंथ नेगेटिव का। उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? कॉनकेव लेंस या फिर अवतल लेंस हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? तो सी उत्तर जो है आप लोग का इधर सही होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। पार्टिकल इज मूविंग फ्रीली देन इट्स, ओके। एक पार्टिकल है जो कि स्वतंत्र रूप से गतिमान है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब आप लोगों को पता है जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, के की बात कर रहे हैं, किसके बराबर है? 1/2 mv² के बराबर है। अब अगर हम लोग देख रहे हैं पार्टिकल मूविंग है, मतलब मूव कर रहा है, गतिमान है, मोशन में है, तो जब हम लोग मोशन की बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होगी, और जब कुछ ना कुछ वेलोसिटी है तो के क्या रहेगी आप लोगों की? गतिमान कंडीशन के लिए, मूविंग पार्टिकल के लिए ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। मतलब आप लोगों को जो काइनेटिक एनर्जी है हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है फॉर अ मूविंग बॉडी। तो आंसर क्या हो गया आप लोग का? काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ए उत्तर हम लोग का सही हो जाएगा। गति ऊर्जा सदैव शून्य से अधिक है या होती है, ठीक है। चलिए सेवेंथ वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया क्वेश्चन में? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम टी इज गिवन बाय, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट गिवन है किसी पार्टिकल का ए आई प्लस बी टी जे प्लस c/2 t² के इक्वल। कोई दिक्कत? क्या बोला गया है? वेयर ए बी सी आर पॉजिटिव कांस्टेंट। ए बी सी क्या है आप लोग के? धन अचर है, ठीक है। और बोला क्या गया है? बताओ इस पार्टिकल, मतलब ये जो पार्टिकल है वो एक्सेलरेटेड मोशन में, डी एक्सेलरेटेड मोशन में, किस डायरेक्शन में, ये आप लोगों से पूछा गया है। कोई दिक्कत?
विस्थापन का आप लोगों को समीकरण दे रखा है समय के टर्म्स में। तो इधर से अगर हम लोग x निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा a के इक्वल। अगर हम लोग y निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा आप लोग का bt के इक्वल। और z निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा c/2 d स्क्वायर के इक्वल। तो dx/dt अगर निकालते हो तो क्या आ जाएगा 0। मतलब वेलोसिटी क्या आ जाएगी आप लोग की शून्य के बराबर। वेग क्या हो जाएगा इसका शून्य हो जाएगा। अब अगर हम लोग dy/dx निकालते हैं, सॉरी dt निकालते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आप लोग का सिंपली bt दे रखा है तो उत्तर आ गया b। मतलब कांस्टेंट के इक्वल वेलोसिटी क्या हो गई आप लोग की यूनिफॉर्म हो गई, समरूप वेग हो जाएगा आप लोग का। कोई दिक्कत। अब अगर हम लोग बात करते हैं dz/dt निकालते हैं इधर, तो वो क्या आएगा आप लोग का 2ct/2 के इक्वल, मतलब ct के इक्वल। तो इधर क्या पता चल रहा है b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t, मतलब इधर जो वेलोसिटी है वो क्या आएगी चेंजिंग आएगी। समय के साथ आप लोग का वेग भी उसका बदलेगा, पार्टिकल का कण का वेग भी बदलने वाला है। तो अगर वेग बदल रहा है समय के साथ मतलब मोशन कैसा है, एक एक्सेलरेटेड मोशन है। इधर क्या आया b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, मतलब कहीं ना कहीं समय बढ़ेगा तो उसके साथ आप लोग का वेग भी बढ़ेगा, और वेग बढ़ रहा है मतलब इधर क्या हो जाएगा आप लोग का एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। किस डायरेक्शन में आया, तो x की बात करें तो इधर जीरो वेलोसिटी, तो ये तो नहीं होगा आप लोग का। y की बात करें तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये भी नहीं होगा। बचा आप लोग का z डायरेक्शन या फिर जिसको बोल सकते हैं k डायरेक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का एक्सेलरेटेड अलोंग k डायरेक्शन। ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। चलिए बात करते हैं 8th वाले क्वेश्चन की। ग्रेविटेशनल फोर्स शेयर अ कॉमन फीचर विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन बोथ केसेस द फोर्स इज, ठीक है। तो क्या है आप लोगों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है आप लोगों का, गुरुत्व बल है आप लोगों का विद्युत चुंबकीय बल के साथ आप लोग के एक कॉमन फीचर को जो है शेयर करता है, तो दोनों केस में बताओ फोर्स कैसा होगा। तो अगर हम लोग दोनों केसेस की बात करते हैं तो इसमें फोर्स कैसा होता है आप लोग का, ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है आप लोगों का, ठीक है। तो क्या हो गया डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स की, तो न्यूक्लियर फोर्स आप लोग का कैसा है, एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। समझ आया कि नहीं? ओके, तो इधर उत्तर अभी के लिए क्या हो जाएगा हम लोग का डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए 9th वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। मेटल यूज्ड टू मेक वायर फॉर सेफ्टी फ्यूजेस मस्ट हैव, ठीक है। जो वायर आप लोग का या मेटल का जो वायर होता है सेफ्टी फ्यूज बनाने के काम में आता है, तो उसमें क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग का एक तो उसकी रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता है वो उच्च होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ठीक है। और जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। क्यों लो होना चाहिए, क्योंकि जब भी करंट आप लोग का ज्यादा आएगा तो फ्यूज वायर क्या कर जाएगा, पिघल जाएगा, और फ्यूज वायर पिघल जाएगा और सर्किट को क्या कर देगा, सिंपली ब्रेक कर देगा। उससे क्या फायदा होगा, जितने भी हम लोग के घर में पंखे लगे हुए हैं, बल्ब लगे हुए हैं, वो फूकने से बच जाने वाले हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का, एक फ्यूज वायर के लिए हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लो, कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ये। चलिए, और इस बार अगर बात करते हैं लगभग 8 दिन आप लोग के पेपर होने वाले हैं। 3 शिफ्ट है, मतलब कि 24 शिफ्ट में 25 क्वेश्चन। अब आप लोग हिसाब लगा लो, लगभग आप लोग का जो है 600 क्वेश्चन के आसपास जो है होने वाले हैं, ठीक है। तो 600 क्वेश्चन आप लोग के आने वाले हैं। अब ये देख लो कि वो 600 क्वेश्चन जो है उसमें से केवल 25 क्वेश्चन आप लोग के शिफ्ट में आने वाले हैं। अब वो कौन से 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो मतलब मेहनत आप लोग को इस बार अच्छे से करना है, फॉर्म अच्छे खासे भरे गए हैं आप लोग के। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम लोग व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर अ ग्लास स्लैब। ओके, देखो एक आप लोगों से चीज बोलना चाहूंगा, आप लोगों को अगर कोई स्ट्रेटेजी की वीडियो चाहिए लास्ट टाइम में, ठीक है, अभी के समय में आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या मैराथन देखनी चाहिए आप लोगों को बहुत सारी, ठीक है, या फिर आप लोगों को खुद का रिवीजन या सेल्फ मानना चाहिए, या प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगानी चाहिए। एक्चुअली करना क्या चाहिए, क्योंकि आप लोगों के पास ज्यादा टाइम तो है नहीं, मात्र आप लोगों के पास 6 या 7 दिन ही बचे हैं अब, ठीक है। अब इन मैक्स टू मैक्स एक हफ्ते में आप लोग ऐसा क्या करो कि आप लोग पेपर क्वालिफाई कर लो। अब जो भी आप लोग की समस्याएं आ रही हैं अभी के समय में, ठीक है, वो आप लोग क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दोगे। मैं कल आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है, मतलब कि जब ये क्लास आप लोग की लाइव हो जाएगी, उसके 3 या 4 घंटे बाद आप लोग के पास एक स्ट्रेटजी की वीडियो आने वाली है। उसमें मैं सारे आप लोगों के डाउट क्लियर करूंगा। तो उसके लिए आप लोगों को अपने जितने भी डाउट हैं, जितनी भी समस्या आ रही हैं अभी आप लोगों को प्रिपरेशन करने में, वो सारी चीजें आप लोग को मुझे कमेंट बॉक्स में बता देनी है, सो दैट वो मैं कवर कर पाऊं वीडियो जब बनाऊंगा। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 10th वाले क्वेश्चन की।
बोला क्या गया है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर अ ग्लास स्लैब, जब कोई भी आप लोग की रे ऑफ लाइट है ग्लास स्लैब में एंटर करती है, तो एक चीज आप लोगों को पता है कि जो आवृत्ति होती है या फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है भैया, कांस्टेंट होती है। तो जितने भी फ्रीक्वेंसी चेंज वाले ऑप्शन है हटा डालो। पहले में ओनली फ्रीक्वेंसी चेंज हटा डालो, दूसरे में फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी चेंज हटा डालो, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ चेंज हटा डालो, बचेगा कि आप लोग का फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। ठीक है, केवल क्या चीज चेंज नहीं होती मीडियम चेंज होने पे, वो है फ्रीक्वेंसी। ओके, चलिए बाकी आप लोग को पता है वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी और वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य और वेग की बात करते हैं वो आप लोग की चेंज होती है। ठीक है, तो बता देता हूँ लाइट के लिए, R2D जब लाइट आप लोग की ट्रेवल करती है रेयर से डेंसर मीडियम में, तो आप लोग का वेलोसिटी हो गया वेवलेंथ हो गया दोनों ही डिक्रीज करते हैं। अगर हम लोग D2R की बात करते हैं तो D2R में क्या होता है, आप लोग का वेलोसिटी एंड आप लोग का लैम्डा जिसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो इस चीज को दिमाग में भर लेना क्योंकि ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। चलिए, तो 11th क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर, इफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड वाया कॉनकेव मिरर इज वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड देन द ऑब्जेक्ट इज। अब देखो जिसने आज क्लास ली होगी, जो मैंने 12 PM पर आप लोगों को एक मैराथन क्लास दी थी, ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने कराया था। ओके, जब हम लोग बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर में आप लोगों को पता है ये आप लोग का पोल हो गया, ये आप लोग का फोकस हो गया, इसके बीच में जब आप लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज आप लोग का कहीं बिहाइंड द मिरर बन रहा होता है। और जो इमेज होता है वो कैसा होता है, आभासी होता है आप लोग का, सीधा इमेज होता है आप लोग का, और एक मैग्नीफाइड आवर्तित इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। समझ आया कि नहीं, केवल यही एक कंडीशन है जिसमें आप लोग का इमेज जो है वर्चुअल बन रहा होता है कॉनकेव मिरर के लिए। बाकी सारी कंडीशन में इमेज कैसा बनता है दोस्तों, रियल इमेज बनता है, या फिर बोल सकते हैं वास्तविक इमेज बनता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, चलिए 12th वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है, व्हेन थ्री रजिस्टर ईच हैविंग द रेजिस्टेंस आर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तीन रेजिस्टेंस दे रखे हैं, तीनों का जो प्रतिरोध है वो आर आर दे रखा है, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आप लोग का बना, परिणामी प्रतिरोध बना, वो एक्स है। इफ दीज थ्री रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, अब इन तीनों प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तो बताओ टोटल या कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो पहले जब हम लोग पैरेलल की बात कर रहे हैं तो आरपी इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का, आर बाय एन के इक्वल। हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, आर, कितने हैं, तीन है हम लोग के पास। ठीक है, तो सिंपली आप लोगों का अगर आर की वैल्यू निकाल लेते हो 3 इंटू आरपी के इक्वल आ जाएगा, और जो रिजल्टेंट प्रतिरोध दे रखा था वो एक्स के बराबर दे रखा था, सिंपली क्या आ गया, 3x के बराबर। कोई दिक्कत दोस्तों। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि इनको जो है सीरीज में लगा रहे हैं, तो आर सीरीज निकालेंगे तो एन आर के इक्वल आता है आप लोग का। कितने प्रतिरोध हैं, तीन हैं, आर का वैल्यू अभी निकाला है, कितना आया, 3x के बराबर, तो उत्तर क्या आ गया आप लोग का, 9x के बराबर। तो सीरीज में आप लोगों का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, कुल प्रतिरोध होगा, वो 9x के बराबर होने वाला है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो 13 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द नेट फोर्स एक्सपीरियंस वाया बार मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक बार मैग्नेट हम लोगों ने ले ली, कोई दिक्कत। अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में। आई होप आप लोग को इधर तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, और क्या है कि हम लोग को बताना भैया नेट फोर्स ये कितना एक्सपीरियंस करने वाली है। तो आप लोग को पता है एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, एक तरफ साउथ पोल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं इधर आप लोग की जो फोर्स है, ठीक है, नॉर्थ पोल की वजह से फोर्स आप लोगों का इन द डायरेक्शन ऑफ क्या रहेगी, आप लोग की यूनिफॉर्म फील्ड की तरफ रहेगी, या फिर आप लोग बोल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रहेगी। वहीं अगर हम लोग बात कर रहे हैं साउथ पोल की, तो साउथ पोल में हम लोग अगर इधर फोर्स निकाल रहे हैं तो वो क्या रहेगी, अपोजिट टू द फील्ड रहेगी। समझ आया कि नहीं। नॉर्थ में आप लोग का फील्ड की तरफ फोर्स, साउथ की बात करते हैं तो आप लोग का जो फोर्स रहेगा वो अपोजिट टू फील्ड रहेगा। ठीक है, तो नेट फोर्स निकालूंगा तो क्या आ जाएगा आप लोग का, F1 प्लस F2 के बराबर। तो फर्स्ट केस में F1, सेकंड केस में माइनस के F1, तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का, 0 के इक्वल। मतलब जो नेट फोर्स रहेगा मेरा वो किसके बराबर रहने वाला है, शून्य के बराबर रहने वाला है। चलिए,
तो अगला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया? डायमेंशन ऑफ पावर, मतलब शक्ति की विमाएं क्या होती हैं। अब शक्ति पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम के इक्वल। वर्क की विमा होती है ml/t-2 के इक्वल। समय की होती है t। उत्तर क्या आ जाएगा? ml/t-3 के इक्वल। इधर हम लोग का जो ऑप्शन रहेगा वो बी वाला करेक्ट होने वाला है। चलिए, तो 15वां क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। इफ 0.5i प्लस 0.8j प्लस सी के इज अ यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर आप लोग को गिवन है, तो सी इज, तो सी क्या होगा इधर? ठीक है, यूनिट वेक्टर है मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा। तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का? सिंपली 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो 1 इक्वल टू क्या आ गया? 0.5 का स्क्वायर करोगे तो 25 और 8 का करोगे 64.64 हो जाएगा और प्लस सी स्क्वायर हो गया। 1 इक्वल टू क्या आ गया? 0.89 प्लस सी स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 1 माइनस 0.89 के इक्वल, प्लस सी स्क्वायर हो गया आप लोग का 0.11 के इक्वल। समझ आया कि नहीं? मतलब सी क्या हो जाएगा आप लोग का? अंडर रूट में 0.11। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया हम लोग का? इधर सी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। चलिए बात करते हैं 16 वाले क्वेश्चन की। 16वां क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट 45 डिग्री। एक ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पे फेंका जाता है हॉरिजॉन्टल से। तो क्या बोला गया है? हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी। तो जो हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज परास होगा आप लोग का वो किसके बराबर होने वाला है? मतलब आप लोग का जो वर्टिकल हाइट है उसके कितने टाइम्स रहेगा। ठीक है, जब हम लोग हाइट की बात कर रहे हैं, वर्टिकल हाइट की, तो आप लोगों को पता है h इक्वल टू क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के बराबर। क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन 45 हो गया, और साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 का स्क्वायर। इधर क्या आ गया आप लोग का? 2g, मतलब आंसर आ जाएगा यू स्क्वायर बाय 4g के बराबर। कोई दिक्कत? अगर हम लोग बात कर रहे हैं इधर क्षैतिज परास या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज की, तो वो क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी के बराबर। तो साइन 2 थीटा की बात कर रहे हैं तो 2 इंटू 45 90 डिग्री, मतलब साइन 90 का वैल्यू होता है 1। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर अपॉन जी। तो यू स्क्वायर अपॉन जी क्या है? इधर रिप्लेस कर दो, तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का? सिंपली इधर आर बाय 4 के बराबर। मतलब जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी वो 4 टाइम्स होगी इधर वर्टिकल हाइट के। तो उत्तर क्या हो गया आप लोगों का? इधर सिंपली सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं 47 वाले क्वेश्चन की। 17 वाले क्वेश्चन की। 17 वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है? वर्क डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी। तो किस प्रोसेस में, किस प्रक्रम में आप लोगों का जो वर्क डन है आप लोगों का किया गया कार्य है वो आंतरिक ऊर्जा के बराबर होता है। जैसा कि हम लोग को पता है dq बराबर क्या होता है? dw प्लस du के बराबर। और हमें पता है कि dq जीरो कब होता है? जब हम लोग बात कर रहे होते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की या रिदोस्म प्रक्रम की। समझ आया कि नहीं? तो इधर अगर हम लोग बात कर रहे हैं dq जीरो, तो किसके लिए? एडियाबेटिक के लिए, मतलब dw किसके बराबर? माइनस du के बराबर। तो इधर क्या हो गया? जो कार्य है वो आप लोगों का आंतरिक ऊर्जा के बराबर तब आएगा जब एडियाबेटिक प्रोसेस हो, रुदोस्म प्रक्रम हो। तो उत्तर क्या हो गया आप लोग का? ए ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों 18 वाले क्वेश्चन की बात कर देते हैं फिर। अ ग्लास रॉड इमर्ज इन मर्क्यूरी। मर्क्यूरी में हम लोगों ने ग्लास रॉड को डाला। अब मर्क्यूरी क्या करती है भैया? जो ग्लास रॉड है उसके साथ चिपकती नहीं है। क्यों नहीं चिपकती है? क्योंकि आप लोगों को पता है मर्क्यूरी के पार्टिकल्स में कोएसिव फोर्स क्या होता है आप लोग का? ज्यादा होता है मर्क्यूरी और ग्लास की एडहेसिव फोर्स से। समझ आया कि नहीं? मतलब क्या हो गया इधर उत्तर हम लोग का? कोएशन फोर्स इज हाई, बी ऑप्शन इधर करेक्ट हो जाएगा। अब एक चीज और समझ लो इधर से, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने बता दिया जब मैराथन ली थी उसमें एक क्वेश्चन आया था इस टाइप का। ठीक है, जब कोहेसिव फोर्स एडहेसिव से ज्यादा होगी शेप कैसा बनेगा मेनिस्कस का? आप लोग का कॉन्वेक्स शेप बनेगा। एंगल कौन सा होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। मरकरी और ग्लास के लिए एंगल क्या होता है? 135 डिग्री, या फिर कहीं कहीं आप लोग को 138 डिग्री भी दे रखा है। तो कोई भी मिल जाए, कोई भी टिक कर सकते हो आप लोग। ठीक है, समझ आया कि नहीं? या तो तुम्हें 135 डिग्री ही मिल रहा होगा या 138 डिग्री ही मिल रहा होगा। समझ आया कि नहीं? चलिए, तो ये तो आप लोग के 4 क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिए इधर से। अब बात करते हैं 19 वाले क्वेश्चन की। एक कार्नोट इंजन ऑपरेट बिटवीन 200 से 400 केल्विन, देन इट्स एफिशिएंसी। तो उसकी दक्षता कितनी होगी? ये कितनी बार क्वेश्चन आप लोग को कराया जाए? ईटा इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस T2 अपॉन T1 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा भैया 100।
अब अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है मींस आप लोग का पेपर में भी रिपीट होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो 1 माइनस T2 की बात कर रहे हैं, तो इधर क्या आ जाएगा 200, सिंक का टेम्परेचर, सोर्स का टेम्परेचर 400। ऑलवेज याद रखो यार, सोर्स का या स्रोत का जो ताप होता है वो हमेशा ज्यादा होता है सिंक के ताप से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 200 बट्टे 400, मल्टीप्लाई में आप लोग 100, जीरो से जीरो कट गए, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 100 को कितने टाइम 25 बार, 25 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 50% उत्तर आ जाएगा। तो इस इंजन की एफिशिएंसी कितनी है आप लोग की 50% है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 20 वाले क्वेश्चन की। 20 वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द स्मॉल मैग्नेट। अब आप लोग को एक बार मैग्नेट दे रखी है, ठीक है। इससे एक्सियल पोजीशन पे माना कि डी डिस्टेंस पे आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू क्या आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 कैपिटल एम अपॉन आर क्यू के इक्वल, या फिर डी क्यू के इक्वल, जो आप लोग का मन करे। अब इक्वेटोरियल पे निकालेंगे तो इधर बी इक्वल टू क्या आया आप लोग का, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इधर कैपिटल एम बाय डी क्यू के इक्वल, ठीक है, कोई दिक्कत। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाय डी क्यू, जो किसके बराबर है आप लोग का, मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, तो वी एक्सियल की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी इक्वेटोरियल। तो वी एक्सियल बाय वी इक्वेटोरियल का रेशियो निकालना था, तो क्या आ गया 2 रेशियो 1 के बराबर। तो इधर उत्तर क्या हो जाएगा हम लोगों का, सिंपली बी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। समझ आया कि नहीं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 21 वाले क्वेश्चन की। ऐसा यूनिट पूछी गई है एप्सिलॉन नॉट की। तो देखो फोर्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर के बराबर, मतलब एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 Q2 बाय F इनटू आर स्क्वायर के बराबर। यूनिट पूछी गई है 4 पाई आप लोग का कांस्टेंट है, ठीक है। Q1 Q2 की बात कर रहे हैं तो इधर C स्क्वायर हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर के बराबर। फोर्स की बात कर रहे हैं, बल की बात कर रहे हैं, न्यूटन हो गया। और डिस्टेंस दूरी की बात कर रहे हैं तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो उत्तर क्या आ गया, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन माइनस 1 मीटर माइनस 2 के बराबर, ठीक है। तो इधर आप लोग का ए ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। चलिए तो बात करते हैं 22 वाले क्वेश्चन की। 22 वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है आप लोगों को, व्हेन अ प्लास्टिक कॉम इज पास थ्रू ड्राई हेयर्स, प्लास्टिक कॉम को अगर हम लोग सूखे बालों से गुजारते हैं तो कंघी पर चार्ज कैसा आएगा। अब ये आप लोग को याद करना है, रटना पड़ेगा, सिंपल बात है यार, ठीक है। इसमें कोई नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता सकता मैं। क्या होगा कि जब ड्राई हेयर से आप लोग का एक प्लास्टिक कॉम को हम लोग पास कराते हैं, तो जो प्लास्टिक कॉम है वो क्या करता है, कुछ इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, कहां से, ड्राई हेयर से। समझ आया कि नहीं। तो जो चार्ज आ जाएगा प्लास्टिक कॉम के ऊपर वो नेगेटिव चार्ज आएगा। और ज्यादातर याद रखो जो आप लोग की प्लास्टिक की चीजें होती हैं, ठीक है, या फिर आप लोग नोट हम लोग बोल सकते हैं कि प्लास्टिक की जो चीजें हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो आप लोगों का चार्ज आता है नेगेटिव ही आता है, ठीक है। बट ये कंडीशन चेंज हो जाएगी क्योंकि कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जहां नेगेटिव चार्ज दूसरे पर होता है और प्लास्टिक पर पॉजिटिव भी आ सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोग को क्या याद रखना है कि जब हम लोग ड्राई हेयर की बात कर रहे हैं और प्लास्टिक का कंघा दे रखा है, तो इस पर जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव आएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेगा। बस इतना याद रखो अभी के लिए, ठीक है। चलिए 23 वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। मैग्नेटिक मोमेंट हैज डायमेंशन, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का डायमेंशन क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण का आप लोग को विमा बतानी है। तो कैपिटल एम इक्वल टू आई ए के बराबर है, एन आई ए के बराबर होता है। अगर करंट की बात कर रहे हैं, बीमा क्या होती है आप लोग की, ए की इक्वल। अगर हम लोग एरिया की बात कर रहे हैं, बीमा होती है L2 के बराबर। तो आंसर क्या आ जाएगा, L2A के बराबर, मतलब ए ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है आप लोग का करेक्ट होने वाला है। चलिए तो 24 वाले क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग फटाफट से। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय y इक्वल टू a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर माइनस 4 dt की पावर 4। इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछा गया है, बताओ क्या होगा इसका। तो dy ओवर dt निकालोगे, डिफरेंशिएट करोगे तभी वेलोसिटी आप लोग के पास आ पाएगी। तो क्या आ जाएगा, a का 0, bt का v आ गया और ct स्क्वायर का 2ct आ जाएगा और माइनस के dt पावर 4 का क्या आ जाएगा 4 dt क्यू के बराबर। अब इनिशियल वेलोसिटी आप लोग को पूछी गई है, मतलब t इक्वल टू 0 के बराबर होगा, तो सिंपली u इक्वल टू b के बराबर हो जाएगा। अब डी स्क्वायर बाई ओवर डी टी स्क्वायर डबल डिफरेंशिएट करोगे तो इनिशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा इसका। तो एक्सेलरेशन भी क्या हम लोग बात कर रहे हैं कि इनिशियली एक्सेलरेशन कितना है, जब हम लोग के पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई तो इनिशियल एक्सेलरेशन निकाल लो। टाइम 0 पर ही आप लोग को एक्सेलरेशन निकालना है। तो b का तो 0 हो गया आप लोग का, इधर 2c हो गया, माइनस के इधर क्या आ जाएगा आप लोग का 12 dt स्क्वायर के बराबर। t का वैल्यू 0, अब आप लोग का एक्सेलरेशन क्या आ गया 2c के बराबर। तो इधर आप लोग अगर बात कर रहे हो इनिशियल वेलोसिटी और त्वरण की, तो वो क्या हो जाएगा आप लोग का b, 2c के बराबर, ठीक है। तो उत्तर क्या हो गया आप लोग का, इधर जो है सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है।
चलिए तो आज की क्लास का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो एक उत्तल दर्पण के द्वारा आप लोग का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण के द्वारा मैंने बताया है प्रतिबिंब कैसा होता है आप लोग का, एक तो सीधा प्रतिबिंब होता है, ठीक है, एंड आप लोग का एक वर्चुअल प्रतिबिंब होता है, मतलब आभासी प्रतिबिंब होता है, और आप लोग का जो प्रतिबिंब बनता है वो डिमिनाइज्ड बनता है, मतलब छोटा बनता है ऑब्जेक्ट से। समझ आया कि नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल, हमेशा सीधा एवं आभासी बनता है, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास के ये 25 क्वेश्चन आप लोग के इधर ही कंप्लीट होते हैं आउट ऑफ 25। आप लोगों का कितना स्कोर था ये आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी कि लास्ट डेज में स्ट्रेटेजी पर आप लोगों की एक वीडियो आ रही है कल, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में जाके आप लोगों को जितनी भी समस्याएं अभी आ रही हैं प्रिपरेशन से रिलेटेड, वो कमेंट बॉक्स में बता देनी है, सो दैट उन समस्याओं का जो समाधान है वो मैं उस वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। ओके। बाकी अगर क्लास अच्छा लगा है, क्लास को आप लोग लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि अपना तो भला करना ही है और दूसरों का साथ में करोगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर इसका मिलने वाला है, ओके। और बाकी चैनल को भी यार सब्सक्राइब कर लेना, बोलता नहीं हूँ कहने के लिए, बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, तो ऐसा मत करो कि कर ही नहीं रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब करो और बगल में जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी क्लिक करो, ऑल पर कर लो, ठीक है। जब भी वीडियो मेरा आएगा तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। बाकी क्या होता है कि यूट्यूब पे आप लोगों का कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। एक तो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी और क्लास का लिंक भी टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बार बार आप लोग को ढूंढना नहीं पड़ेगा, टेलीग्राम पर आप लोग का सिंपली नोटिफिकेशन आएगा और आप लोग जो है क्लास को आकर देख सकते हो, ठीक है। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं और हम लोग मिलने वाले हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।